Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra. Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Nikhil Kumar. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया की चुनी हुई आर्थिक, कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरें लेकर हाजिर हैं और इन खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ सिद्धार्थ सिंह। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों को नमस्कार। और सबसे पहले मुख्य समाचारों के साथ है अनुभा। थैंक यू निखिल। Domestic benchmark indices log marginal losses. Sensex sheds 55 points. Nifty closes below 24,150. India-ASEAN cooperation key to addressing global challenges, says External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. And NSE and BSE to remain closed on November 20th due to Maharashtra Assembly elections. भारतीय घरेलू शेयर बाजार मामूली नुकसान के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 55 अंक नीचे आया और निफ्टी 24,150 से नीचे पहुंचा। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, वैश्विक चुनौतियों से निपटने में भारत और आसियान सहयोग की प्रमुख भूमिका है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 20 नवंबर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दिन बंद रहेंगे। घरेलू शेयर बाजार आज मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। 30 शेयरों वाला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी सूचकांक 55 अंक यानी 0.07% की गिरावट के साथ 79,486 अंक पर पहुंचकर बंद हुआ। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी कारोबार के अंत में 51 अंक नीचे आकर यानी कि 0.21% की सुस्ती के साथ 24,148 पर पहुंच गया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का विस्तृत बाजार भी लाल निशान के साथ बंद हुआ। मिड कैप सूचकांक 1% से ज्यादा फिसल गया और स्मॉल कैप सूचकांक करीब 1.5% से अधिक लुढ़क गया। सेंसेक्स सूचकांक में 30 में से 16 कंपनियों में बढ़त दर्ज की गई। बीएसई के सेक्टोरल सूचकांकों में 20 में से 15 सेक्टर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 73 कंपनियों ने अपने 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर को छुआ, जबकि 17 ने अपने 52 सप्ताह के निचले स्तर को छुआ। Domestic benchmark equity indices today ended with marginal losses. The 30-share BSE Sensex dipped 55 points or 0.07% to close at 79,486, while the NSE Nifty 50 fell 51 points or 0.21% to settle at 24,148. The broader market at the Bombay Stock Exchange also ended in negative territory. The mid-cap index slipped over 1% and the small-cap index dropped over 1.5%. In the Sensex index, 16 out of 30 companies logged gains. Among the top gainers, Mahindra & Mahindra surged over 3%. Titan gained over 2% and Tech Mahindra added 1.9%. Conversely, in top laggards, Asian Paints dropped over 2.6%, Tata Steel shed 2.2%, and SBI Bank fell over 1.8%. In sectoral indices at the BSE, 15 out of 20 sectors ended with losses. Among the top laggards, reality plunged nearly 3%. Energy as well as oil and gas both dropped over 2%. And utilities lost over 1.5%. Meanwhile, in the top gainers, focused IT advanced over 0.7%, information technology added over 0.5%, and tech gained over 0.3%. The overall market breadth at the BSE was negative, as shares of 1,396 companies advanced, and shares of 2,575 companies declined, while stocks of 93 companies remained unchanged. At the National Stock Exchange, 73 companies hit their 52-week high, while 17 hit their 52-week low. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 84 रुपए और 37 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 104.52% पर कारोबार कर रहा था। सिद्धार्थ जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर बाजार पर नजर डालें तो आज मामूली गिरावट हुई, लेकिन कल 1% से अधिक की गिरावट हमने देखी थी, जबकि इसके एक दिन पहले काफी हरियाली हमें नजर आई। तो बाजार का ये जो रुख है, इसकी चाल को आप किन शब्दों में बयां करेंगे? नहीं, देखिए निखिल, अभी भी अगर ब्रॉडली आप देखेंगे तो मार्केट्स में जो प्रेशर है, जो सेलिंग प्रेशर है,
वो अभी भी बना हुआ है। और अगर इसको मैं कहूँ तो अभी भी जो FIIs का जो सेलिंग प्रेशर जो अक्टूबर में शुरू हुआ, तकरीबन 1,10,000 करोड़ अक्टूबर में अकेले था, तो उसका मुझे लगता है मार्केट इज स्टिल रीलिंग अंडर दैट प्रेशर। प्लस कपल्ड विद दैट, मतलब व्हाट एडेड टू दैट वाज कि जो अर्निंग्स जो अभी कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं वो भी उतने अच्छे नहीं हैं, तो जितनी एक्सपेक्टेशन थी तो उस हिसाब से उसका भी एक प्रेशर दिख रहा है। साथ साथ हम लोग ये हमेशा चर्चा करते रहे कि यूएस इलेक्शंस में जो होगा उनका भी इम्पैक्ट होगा। तो अब यूएस में एटलीस्ट ये तो क्लियर है कि कौन अगला राष्ट्रपति होगा। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको बढ़िया शानदार जीत हुई है उनकी, लेकिन जो एक स्टेबिलिटी है, चूंकि अभी वो जब कार्यभार ग्रहण करेंगे वो जनवरी में होगा, तो अभी टाइम है। हालांकि ऑलरेडी उसके फीलर्स मिलने लगे हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे इम्पैक्ट दिख सकता है, दिख भी रहा है, क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही उनकी जीत हुई उसके बाद जो उन्होंने अपना भाषण दिया उसमें एक आध सेक्टर्स का मेंशन भी किया जिसमें रिन्यूएबल्स हैं, और वो शेयर्स पे उनका इम्पैक्ट दिख भी रहा है। लेकिन मुझे मोर और लेस जो ब्रॉडली दिखता है, एक अर्निंग्स, FII सेलिंग, चाइना में जो स्टिमुलस है, इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट अभी दिख रहा है। और थोड़ा बहुत अगर हम लोग देखें तो कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में भी अभी एक हल्का सा जो स्लो डाउन तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक प्रेशर हमारे इकोनॉमी में भी है। और वो शायद इस वजह से भी है क्योंकि जो फर्स्ट क्वार्टर था वो हमारा तकरीबन इलेक्शंस में चला गया था। तो शायद पूरे फाइनेंशियल ईयर में 3 ही क्वार्टर हैं, तो हमको 3 क्वार्टर में 4 क्वार्टर का रिजल्ट देना है। हालांकि अगर आप RBI गवर्नर शक्तिकांत दास जी का जो उन्होंने अभी स्टेटमेंट दिए थे कुछ दिन पहले, वो ही स्टिल एक्सक्यूडिंग कॉन्फिडेंस दैट वी विल ग्रो एट देयर व्हाट दे हैव एस्टिमेटेड 7.2% के आसपास ही ग्रोथ रहेगी। और इन्फ्लेशन भी मतलब इट इज क्लोजर टू दैट 2 to 4% रेंज, बट ही स्टिल इज एक्सपेक्टिंग कि अक्टूबर में फिर वो स्पाइक होगा। तो मुझे लगता है ये सब कारण है जो अब लगातार मार्केट्स में एक प्रेशर बना हुआ है। यानी कि इकोनॉमी पे जो अभी आपने हालात जिस तरह से बयां किए हैं, तो निवेश के लिहाज से इसको किस तरह से आंका जा सकता है, खासतौर पे जब हम डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो? नहीं, देखिए निखिल, अगर आप डेटा देखिए तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर तो पूरी मजबूती से बने हुए हैं मार्केट में, और खासकर ऐसे इन्वेस्टर्स जो डोमेस्टिक, हमारा जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, जो अब रिटेल इन्वेस्टर भी बड़ी तादाद में जो है वो म्यूचुअल फंड रूट से आ रहा है। तकरीबन 24-25 हजार करोड़ रुपए प्रति माह जो है मार्केट्स में जो है निवेश हो रहा है थ्रू म्यूचुअल फंड्स या इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स। तो जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं प्लस रिटेल इन्वेस्टर्स, तो मुझे लगता है उनका विश्वास मार्केट्स में अभी भी बना हुआ है। और यही वजह है कि जब FIIs इतनी बड़ी तादाद में हमारी बाजार से निकले हों तो उस तरह का जो उथल पुथल पहले होता था वो नहीं हुआ है। DIIs उतने ही मात्रा में तकरीबन आसपास दे हैव इन्वेस्टेड इन बैलेंसिंग है इसमें। हाँ, और मुझे लगता है दूसरा जो लगता है कि एक बात और कहनी पड़ेगी यहाँ पे कि कुछ मार्केट्स में जो एकदम जो ना रोज हम देख रहे थे नए रिकॉर्ड बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो एक मतलब थोड़ा लगता था कि ठहराव जरूरी है। हाँ, तो वो शायद एक लगाम कसनी जरूरी। हाँ, मतलब एक करेक्शन की जो एक्सपेक्टेशन थी वो लग रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ अंडरलाइंग भी होना चाहिए ना। मतलब एकदम रातों रात हर एवरी वीक और आई वुड से सेकेंड थर्ड डे वी वर सीइंग मार्केट्स रीचिंग न्यू रिकॉर्ड्स, तो कहीं ना कहीं वो करेक्शन दिख भी रहा था कि मतलब वो एक आशा बनी हुई थी। तो और मुझे अभी भी लगता है जो आपने निवेश की बात की कि अगर आप इन्वेस्टर हैं, मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, अगर म्यूचुअल फंड रूट से आ रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपने पैसा किसी एक प्रोफेशनल आदमी के हाथ में दिया हुआ है जिसको मार्केट का आइडिया है। और अगर आप डायरेक्टली भी लगा रहे हैं तो मेरा एक ही मतलब सिंपल 2-3 प्रिंसिपल है कि आप मार्केट में अगर ये पैसा लगा रहे हैं तो ये सोच के मत लगाइए कि आप रातों रात यहाँ से मुनाफा बनाएंगे। आप आइए ये सोच के लगाइए कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अच्छी कंपनी चुनिए, अच्छा सेक्टर चुनिए, अच्छा मैनेजमेंट चुनिए और कुछ दिन उसमें पैसा निवेश करें, तब आपको जरूर प्रॉफिट होगा। लेकिन हाँ, अगर आप एकदम फ्लाई बाय नाइट इन्वेस्टर की तरह करेंगे तो शायद आपको दिक्कत आएगी। So listeners, let me put it in a nutshell. What our expert is saying is that there is no need to push the panic button, especially saying do not push that panic button. If you are in the market, stay invested in the market. For those of you who want to, and you know, your aim should be long term, because if you want to get rich overnight, then that's not for you. The share market is not really for you. Siddharth, you know, you're talking about the FIIs, and we see, as you just told us, you know, the amount October has seen FIIs, going out of the Indian market in big chunk. How much of a factor is China in this, or do you think that is not really a factor? There are other factors which are behind the withdrawal of FIIs.
Anuma, interestingly, what I would say is that if what FII is the money that has been withdrawn. Interestingly, not much money, though we are attributing it to China. Obviously, some money has gone to China. But interestingly, not the entire money has gone. I think Japan is also one of the markets where money has gone. And I was hearing one of the mutual fund CEOs talking. So he is saying that we are happy that the money has gone to Japan, not to China. Okay. So at least we have good relations with Japan, and at least so he was just. So I'm just trying to give you a scenario. So China is definitely a reason, because that stimulus has come. People are getting at cheaper valuations. So I think that reason, obviously you can because what happens is nothing happens in isolation. Yes. There are 3-4 things which build up together, and then we see the results. So I think China is definitely a reason. But what I would also add to this is that there are good, certain good stocks, lot of good stocks, I would say, are now available at good valuations. Yes. So, and as we always say, that you cannot time the market. So for an investor, if you do your homework well, even this could be a good time to enter the market, because nobody on earth has, as all experts say, can time the market. Who will tell you this there is is no best. algorithm to predict the market. Yeah. So even at these levels, you can look at choose good stocks, and there some good corrections have happened even in good stocks. So you can enter the market. And when we're talking about the enter the market, which other sectors do you think are, because we were just discussing energy, and oil and gas has taken a hit today. Of course, that's obviously, like you said, one of the reasons is because of the incumbent president, US President, Donald Trump's statement on renewable energy. So that's reason. But which other sectors moving forward in the coming days do you think would be a good bet for investors? See, I would say sectorally, I don't think we are seeing any sector which is which we can say would not do well tomorrow. So I think if you look sectorally, also I would say banking, IT, information technology, pharma. So all these sectors, even renewables, because see, all this what he has said is said, but once you assume office, yes, I don't think it is so easy to shut shop or shut down the imports one fine day suddenly, because it's not only our interest or somebody the interest of US company. There are a lot of US companies also, their own interests also are very heavy. Yes. Heavy, so they are also very heavily invested even in renewables. So I don't think it's going to be something that will happen all of a sudden. But yes, so that I don't see that this particular sector or some other sector which would do. But yes, since he has said that he plans to he wants to give a fillip to the Indian to the US economy, so he might kind of take slash tax rates, yes, plus impose some kind of tariffs. Third, he's also very clear about his immigration. Yes, so policy. So they might put more curbs or slow down the visa process for the people coming into US. So all those sectors probably related to them could see some hit, but that would be very short term. I don't see a long term issue with anything. And I think we need to wait, like you very rightly said, that he's going to assume office in January once he takes the oath of office and he gets into the White House, and then the actual administration will start, and we will have to wait till then. Even then, we would have to give some time to see what the new policies are, how the Trump administration is going to act on them, right? Yes, and Anubha, having said all that, India's story is intact. Yes. Today, just to say that we are not now, like if US is doing something that will create havoc in Indian economy or Indian stock market. Yes. So India is a huge consumer market. Our own fundamentals, even if you talk very of strong. The government in terms of fiscal deficit, managing inflation, agriculture is good, monsoons have been good. So we are investing hugely on physical infrastructure, road, railways, airports, ports. So obviously the last 2 October to March, we will see a huge spurt in capital expenditure which has lagged because of elections. Yes. So I do not see, and our own policies. So, and plus, a big plus for us is the rapport which Prime Minister Modi enjoys with Donald Trump. Yes. So I don't think India would be a country which would be hit
suddenly by any of those any policy announcement by US. सिद्धार्थ, अगर छोटे निवेशकों के नजरिए से देखें तो कई बातें हैं जो मार्केट में बड़ी महत्वपूर्ण है, खासतौर पे मुनाफा वसूली की जब हम बात करें, FIS ने जो पैसा अपना निकाला, इसके अलावा भी क्या आपको कुछ रीजन नजर आते हैं जो भारतीय बाजार जोश नहीं ला पा रहे हैं, जोश में नहीं आ पा रहे हैं? वहीं एशियन बाजार की अगर हम बात करें तो रौनक नजर आ रही, जैसा कि भी आपने खुद ही जिक्र किया। नहीं निखिल, देखिए एक बात है कि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा थोड़ा सा हल्का सा आपको अर्निंग्स में जो अर्निंग्स, अगर हमारा डोमेस्टिक रीजन अगर आप देखेंगे, घरेलू कारण जिस वजह से थोड़ा बाजार में जो हम देख रहे हैं कि एक बिकवाली है या सेलिंग प्रेशर है, वो शायद हमारे अर्निंग्स जो रिजल्ट्स आ रहे हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट्स सेकंड क्वार्टर के, वो उतने अच्छे नहीं है जैसी अपेक्षा की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं उसका एक इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। और थोड़ा सा जो इकोनॉमी में कहीं ना कहीं, क्योंकि दुनिया में अभी भी एक स्लो डाउन, मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है, US में ट्रांजिशन है, यूरोप भी कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, तो उन सब का जो दबाव है वो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि अब हम डीकपल्ड है नहीं जी। मतलब हम भी एक जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था का हिस्सा है, तो कहीं ना कहीं तो हम लोग डीकपल्ड नहीं है। तो उस सब का एक कारण हो सकता है, और इमीडिएट रीजन जैसे मैंने कहा ये हो सकता है, लेकिन अदरवाइज मुझे नहीं लगता कोई बड़ा कारण। हाँ, ये जरूर है कि थोड़ा शॉर्ट टर्म में वी विल सी दिस, बट ये मैं तो इसको अपॉर्चुनिटी मानता हूँ। अगर आपको खरीदना है तो मतलब अच्छा मौका ये पैसा लगाने का है। जो इस चीज आपको 10 रुपए में 2 महीने पहले मिल रही थी, आज अगर आपको 8 रुपए में मिल रही तो अच्छा है ना, आपके लिए मौका है। बिल्कुल जी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर Dr. S. Jaishankar has emphasized the strategic importance of collaboration between India and the ASEAN, highlighting that the demographics and emerging demands of both could mutually support and become key drivers of the global economy. Dr. Jaishankar was speaking at the 8th roundtable of ASEAN-India network of think tanks in Singapore today. He highlighted that cooperation between India and the ASEAN countries can be crucial in addressing contemporary challenges. Dr. Jaishankar highlighted India's major commitments in areas such as the trilateral highway project to the east, the India-Middle East-Europe corridor, and the international north-south transport corridor. The minister said among the areas of cooperation, India and the ASEAN are also targeting new domains and technologies that hold potential. Dr. Jaishankar stressed that they are today more focused on realizing the value of green hydrogen and green ammonia. Earlier in the day, the External Affairs Minister began his Singapore visit by visiting country's Deputy Prime Minister and Minister for Trade and Industry, Gan Kim Yong. During the meeting, the two leaders discussed ways to take forward contemporary bilateral partnership with a focus on areas like industrial parks, innovation and semiconductors. Dr. Jaishankar reached Singapore on the second leg of his two-nation tour after concluding his visit to Australia. तो सिद्धार्थ जी, डॉक्टर जयशंकर ने तमाम बातें की आसियान की इस बैठक में, तमाम जिक्र किए और भविष्य की योजनाओं पर खासतौर पर फोकस किया है, जो एनर्जी और टूरिज्म को लेकर के और साथ में मोबिलिटी को लेकर के भी काफ़ी बातें की हैं। तो ऐसे में भारत के लिए कैसी संभावनाएं बनती जा रही हैं व्यापारिक दृष्टि से अगर देखें तो? नहीं, देखिए, अगर इंडिया आसियान को देखेंगे तो हमारे लिए इंडिया आसियान बहुत, जो पूरा ब्लॉक है वो जो 7-8 देशों का, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसका मतलब वो अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे तो हमारा एक कोई पुराना सिविलाइजेशनल या कल्चरल जो वो है, वो भी एक रीजन है, कनेक्ट है, वो एक रीजन है जो इसको और फोकस में लाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है जो विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा। और हम आसियान ब्लॉक के साथ अगर हम हैं तो, क्योंकि आज के एरा में जब हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शनिज्म की, चारों तरफ बात हो रही है, तो ऐसे में इफ इंडिया आसियान कोऑपरेशन बढ़ता है तो एक आप ब्लॉक हैं, यू कैन ऑल्सो उसको आप लीवरेज भी कर सकते हैं, उसको आप और किसी ना केवल एनर्जी, मुझे लगता है हेल्थ के क्षेत्र में भी, जैसा उन्होंने बोला है, आप हेल्थ सिक्योरिटी कर सकते हैं, प्लस जो है इस, तो मुझे लगता है एजुकेशन की बात की है उन्होंने। तो मुझे लगता है इंडिया आसियान रिलेशनशिप अभी और मुझे लगता है प्रगाढ़ होगी और उसमें और अभी जो है अपॉर्चुनिटीज बहुत है। और विदेशी रिश्तों की अगर हम बात करें तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस बात पर जोर दिया है कि भारत और रूस दशकों से एक दूसरे के सहयोगी तथा साझेदार हैं। उन्होंने सोची में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कल ये बात कही। श्री पुतिन ने भारत को एक महान राष्ट्र बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। राष्ट्रपति पुतिन ने सालाना 7.4% की GDP वृद्धि के दर के साथ भारत के आर्थिक प्रदर्शन की सराहना की है। उन्होंने
भारत की आजादी के दौरान सोवियत संघ के सहयोग को भी याद किया और कहा कि इससे दोनों देशों के विशिष्ट संबंध और भी मजबूत हुए तथा भरोसेमंद भी बने। श्री पुतिन ने सुरक्षा और रक्षा के क्षेत्र में भारत तथा रूस के बीच बढ़ते सहयोग की भी चर्चा की। सिद्धार्थ जी, आज के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रपति पुतिन का ये बयान कई मायनों में बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि जब एक रूस का राष्ट्रपति हमसे मतलब दुनिया सबके सामने कह रहा है कि 7.4% की जीडीपी के साथ भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत खड़ी हुई है, क्या मायने है इसके? नहीं, और आप जैसा मैंने अभी पहले भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो कनेक्ट है वर्ल्ड लीडर्स के साथ जी, और वो आपको दिखता है व्लादिमीर पुतिन के साथ भी। जब आप देखिए, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुआ, जो सारी दुनिया में क्राइसिस आई, हमने देखा कि क्रूड ऑयल प्राइसेस एकदम दे शॉट फ्रॉम द रूफ। तो वो एक समय था। और आज ही अगर आप देखेंगे, हमारे जो ऑयल मिनिस्टर हैं, पेट्रोलियम मिनिस्टर का स्टेटमेंट, हाँ जी, उनका स्टेटमेंट भी आया कि अगर हमने रशिया से तेल उस समय नहीं खरीदा होता तो दुनिया पे उसके क्या प्रभाव होता, वो आप मतलब सोच नहीं सकते हो। तो तो और मुझे लगता है हमारा रशिया के साथ शुरू से, मतलब चाहे वो डिफेंस का रहा हो, तो हमारे बहुत क्लोज टाइज रहे हैं। और चाहे सिचुएशन कितनी भी बदली हो, मतलब वर्ल्ड ऑर्डर बदला हो, जब हम पहले रशिया से बहुत करीब थे कोल्ड वॉर, इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ व्हेन इट वाज द अर्लियर कोल्ड वॉर, सोवियत यूनियन, व्हेन वी हैड यूएस रशिया, द टू बिग polarization. सो कहने को मतलब देर इज ऑल्सो दिस थिंग दैट वी हैव मूव्ड अवे, वी आर नॉट नो दैट मच सो नाउ वेल इंट्रेंच्ड विद, बट इवन देन अगर आप हमारे रिश्तों को देखेंगे तो एक्चुअली वो इम्पैक्ट नहीं हुए हैं। आज रशिया ही था जिसने हमको तेल दिया, हमने खरीदा यूएस सैंक्शंस के बावजूद, और एक सर्टेन ऐसे प्राइस से खरीदा जिससे न केवल रशिया को फायदा हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था को भी उससे बहुत फायदा हुआ। जी। The High Commissioner of India to Sri Lanka, Santosh Jha, has said that connectivity in various facets is a key enabler to tourism, and it includes digital connectivity. Speaking at the South Asian Tourism Leadership Forum at Colombo, Mr. Jha said that connectivity has been a central theme of the partnership between India and Sri Lanka. The High Commissioner noted that India's digital growth has been the most significant one, and Sri Lanka needs to work on integrating into the digital space. He added that India has been the biggest contributor towards Sri Lankan tourism, and that over 250 flights operate between India and Sri Lanka every week. The Sri Lanka Design Festival organized the South Asian Tourism Leadership Forum in Colombo with India as partner country. The event provided travel and tourism professionals a dynamic platform to network and explore new business opportunities in the Southern Asian region. और श्रोताओं को बता दें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने महाराष्ट्र में 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के कारण बाजार बंद रखने की घोषणा की है। 288 विधानसभा सदस्यों को चुनने के लिए मतगणना 23 नवंबर शनिवार को होगी और बाजार अगले शुक्रवार 15 नवंबर को गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में भी बंद रहेंगे। The government has invited comments and feedback from the general public for the Commercial Courts Amendment Bill 2024. The Law and Justice Ministry is considering amendments in the existing Commercial Courts Act 2015. The act was enacted to ensure resolution of commercial cases expeditiously, efficiently, and at reasonable cost. The comments on the draft bill can be sent through email on ndiac-dla@gov.in by the 22nd of this month. आगे बढ़ते हैं। एशिया के शेयर बाजारों में आज मिला जुला रुख देखा गया। हांगकांग का हैंग सेंग सूचकांक 1% से अधिक की गिरावट के साथ बंद हुआ। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स आधा प्रतिशत से ज्यादा नीचे आ गया और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 0.14% की सुस्ती देखी गई। वहीं दूसरी तरफ सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स 1.3% की तेजी के साथ बंद हुआ और जापान के निक्केई सूचकांक ने 0.3% की बढ़त दर्ज की। यूरोप के तीनों प्रमुख बाजार आज लाल निशान के साथ कारोबार कर रहे थे। समाचार लिखे जाने तक फ्रांस का कैग 0.9% नीचे था। लंदन का फुट्सी 100 भी 0.9% नुकसान के साथ कारोबार कर रहा था। वहीं जर्मनी का डेक्स 0.8% की गिरावट में चल रहा था। बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार उनके देश में खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर महीने में बढ़कर 12% से अधिक हो गई है, जो सितंबर में 10% से अधिक थी, जिससे कुल मुद्रास्फीति 10.87% हो गई है। इस सिलसिले में अंतरिम सरकार और बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने बढ़ती कीमतों से निपटने के नए उपायों की घोषणा की है और अर्थशास्त्रियों ने खाद्य मुद्रास्फीति को कम करने के लिए टैरिफ को घटाने तथा आपूर्ति श्रृंखला में सुधार करने की सलाह दी है।
Moving on to the U.S. markets, U.S. stocks ended with gains yesterday, with Nasdaq Composite and S&P 500 closing at record highs, following the Federal Reserve's decision to slash interest rates by 25 basis points. The central bank's rate-setting Federal Open Market Committee stated that economic activity continues to expand at a solid pace, and risks to achieving its employment and inflation goals were roughly in balance. The Nasdaq Composite climbed 1.5%. S&P 500 gained over 0.7%, while the Dow Jones Industrial Average ended flat. Siddharth, this is the second time since September the US Fed started its rate cut cycle, and then in September it was 50 basis points, now it's 25 basis points. So clearly the US Fed and Chairman Jerome Powell feels that, they are well on course to, to curb inflation or to control inflation. But with Donald Trump in the White House, and some analysts feel that his economic policies are such that it could increase inflation. How much of a challenge will it be for the US Fed? See, as you rightly said, that Jeremy Powell or the Fed rate cut is basically based on a very positive outlook of the US economy, plus their labor market and falling inflation. Yes. And that has prompted them to cut the Fed rate by 25 basis points. But what you said is Donald Trump, because there could be, as even Jeremy Powell was asked on this, so he said US Fed won't be affected, or they would continue to act independent of what whosoever is US president. But yes, if there is a tax cut, there is a tariff imposition on the imports, higher tariff. So a tax cut means a more higher borrowing by the US government. So, and even if you see yesterday after the Fed rate cut, the US bond yields, Anubha, have gone up. Yes. Though they should have fallen, but they have gone up. Why? On the expectation that US government, after Trump assumes office, may borrow more. So, the rates are going. The bond yields on US treasuries have not fallen. So, I think we will have to wait and watch how it goes forward. These are all conjectures that I am drawing, or experts are drawing, but actual we would see as how situation evolves once Trump assumes office. Moving on to commodities, oil prices slipped today as concerns over Hurricane Rafael disrupting the U.S. oil and gas production eased. Brent crude was trading 1.04% down at $74.84 per barrel, and WTI crude lost 1.3% to trade at $71.42 per barrel when reports last came in. सर्राफा बाजार में सोना आज गिरावट के साथ कारोबार कर रहा था। अंतिम समाचार मिलने तक भारत में 24 कैरेट सोना 0.19% गिरकर 77,550 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर था। वहीं चांदी 0.61% गिरकर 91,980 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज की गई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अंतिम समाचार मिलने तक दिसंबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का वायदा मूल्य 0.13% गिरकर 77,308 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था। वहीं दिसंबर में आपूर्ति की जाने वाली चांदी का वायदा मूल्य 0.75% गिरकर 91,622 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा था। सिद्धार्थ, अक्सर बहुत ही कम ऐसा देखा जाता है कि शेयर बाजार में भी गिरावट हो और सोने और चांदी में भी गिरावट हो, मतलब दोनों हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होते, लेकिन आज हम एक ही दिशा में चलते हुए देख रहे हैं। नहीं, आज नहीं, मुझे लगता है जब से डोनाल्ड ट्रंप का उस बात का जिक्र करना रिजल्ट आया, तो वो एक रीजन, वो भी इमीडिएटली लोग उससे जोड़ के देख रहे हैं। बट मुझे लगता है अभी दिस इज, आई थिंक ये मतलब बहुत नॉर्मल है, थोड़ा बहुत उथल। और अभी तक जो आप वो देख रहे थे, स्पाइक देख रहे थे, कुछ दिवाली का भी, फेस्टिवल का भी स्पाइक उसमें था। और जनरली एक बात हम लोग ना भूलें कि अभी जो माहौल है वैश्विक स्तर पे, उसमें क्या है, सोना सेंट्रल बैंक्स बहुत खरीद रहे हैं, बिकॉज वो एक उसको सेफ्टी नेट देख रहे हैं। तो वो भी एक रीजन है व्हाई वी आर सीइंग ए स्पर्ट इन गोल्ड प्राइसेस। और अभी आपने क्योंकि दिवाली मेंशन करी, बट द फेस्टिव सीजन, रादर द मैरिज सीजन इज स्टिल has started in India. So do you think that that's also going to affect the prices of gold and silver? It is very difficult to obviously predict what will happen, but I do not see the levels falling either ways. Either ways we see a spike in the rates, or we see a drastic fall, because any fall or any spike I don't see, because yes, but the activity in gold prices would be there, just primarily because of the buying interest by the central banks. सिद्धार्थ जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। Thank you. And before we close, a reminder of the headlines. Domestic benchmark indices log marginal losses. Sensex sheds 55 points. Nifty closes below 24,150.
Security. India-ASEAN cooperation key to addressing global challenges, says External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar. And NSE and BSE to remain closed on November 20th due to Maharashtra Assembly elections. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, from the entire team for the Market Mantra, goodbye, namaskar. नमस्कार. Market Mantra. Market Mantra.